हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 12 बायोलॉजी का जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे उसमें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। यानी कि हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। मेल गेमेटोफाइट पूरा कंप्लीट हो चुका है, फीमेल गेमेटोफाइट कंप्लीटली हम पढ़ चुके हैं एंड स्टिल यहाँ तक कि हमने जाइगोट का डेवलपमेंट भी देख लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। लास्ट लेक्चर में डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन जैसे हमने लेक्चर्स देखे थे एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि इतनी ईजी चीज़ें हैं ना कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हो तो बहुत ईजी जाने वाला है ये चैप्टर, यानी कि आपको ये लगने वाला है कि अरे वाह, इससे ईजी तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, या फिर इसी का दूसरा नाम है एम्ब्रियोजेनी। क्या नाम है? एम्ब्रियोजेनी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज एम्ब्रियोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। ये हम किस में डिस्कस करने वाले हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस हम डिस्कस करने वाले हैं सिप्सेला प्लांट के अंदर। एक डाइकोट प्लांट है सिप्सेला, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आज डेवलपमेंट करने वाले हैं एम्ब्रियो का। यानी कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हम पूरा का पूरा कंप्लीटली डेवलपमेंट देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं इन्वर्टेड ओव्यूल के अकॉर्डिंग। इन्वर्टेड ओव्यूल यानी कि एनाट्रोपस ओव्यूल में किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। लेकिन आप जब एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो डायग्राम्स बने हुए दिखे हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के, वो किसके अकॉर्डिंग है? स्ट्रेट ओव्यूल के अकॉर्डिंग है। वहाँ पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग वो सारा का सारा एम्ब्रियोजेनेसिस बताया गया है। ठीक है, डाइकोट एम्ब्रियो के थ्रू हम क्या देखने वाले हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस देखने वाले हैं। और इसका एग्जाम्पल है कैप्सेला प्लांट। कैप्सेला क्या है? एक तरह का डाइकोट प्लांट है जिसके अंदर डाइकोट एम्ब्रियो देखने को मिलेगा हमें। और ये जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसमें हम पूरा कंप्लीटली किस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होगा ये हम आज बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ डिस्कस की है। क्या डिस्कस की है?
देखिए बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। और हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? यहाँ पर एक डाइकोट एम्ब्रियो ले रहे हैं, कैप्सुला प्लांट का। और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या समझने वाले हैं, पूरा कंप्लीटली डाइकोट्स में या फिर मोनोकोट में। देखिए, डाइकोट और मोनोकोट का एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, वो सिमिलर होती है। स्टार्टिंग में सारे फेज जो होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। लास्ट में क्या होता है कि वहाँ पर कुछ माइनर से चेंजेस आते हैं, कुछ लास्ट में चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोनोकोट का एम्ब्रियो अलग दिखाई देता है और डाइकोट का एम्ब्रियो अलग दिखाई देता है। बट इनिशियली जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, वो सारे के सारे स्टेप्स क्या होते हैं, दोनों में डाइकोट हो या फिर मोनोकोट का एम्ब्रियो हो, सिमिलर होता है। यहाँ पर हम डाइकोट के एम्ब्रियो के थ्रू क्या समझने वाले हैं, सेप्सेला प्लांट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस समझने वाले हैं। अब आपको पता है कि कहाँ पर पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई थी ओव्यूल में, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। माइक्रोपाइलर एंड क्या था, माइक्रोपाइल जो था वो ओव्यूल में एंट्री करवाने का काम कर रहा था पोलन ट्यूब को, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब की एंट्री होने के बाद में दो मेल गैमेट थे। वहां पर एक मेल गैमेट किससे, एग सेल से फर्टिलाइज हो गया था, और एक मेल गैमेट हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस या जो दो सेंट्रल सेल के बीच में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे उनसे फ्यूज हो गया था, और उसने ट्रिपल फ्यूजन करके वहां पर आगे जाकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर उस किसके अंदर प्रेजेंट था, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्रेजेंट था, और उसी ने आगे जाकर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लिया था। ये हमें पता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, एग सेल प्रेजेंट होती है। और यहीं पर क्या हुआ था, एग सेल से मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में हमारी एक सिंगल सेल बनी थी जो क्या है, डिप्लॉइड है। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर, जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पर मैंने जाइगोट बनाया, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और सिंगल सेल की बनी हुई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे मैंने बताया कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। तो याद रखना है कि जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। कहाँ होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, चैलेजल एंड की तरफ नहीं होता है। दूसरे, अब जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है उधर ही तो जाइगोट से ही तो एम्ब्रियो बनता है। तो जहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, वहीं पर क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा आगे। भाई जाइगोट जहाँ पर बनेगा वहीं तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो अगर पूछा जाए कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। कहाँ होता है बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब क्या होता है, ये जो जाइगोट होती है ये अपने नियर बाय सेल से, कोई भी नियर बाय सेल से जाइगोट क्या करती है, जाइगोट की ये सिंगल सेल न्यूट्रिशन ले ऑब्जर्व करती है, न्यूट्रिशन ले लेती है उससे, और न्यूट्रिशन लेने के बाद में ये क्या करती है, अपने साइज को बड़ा कर लेती है और रेस्टिंग फेज में चली जाती है। आपको पता है जाइगोट की सेल रेस्टिंग फेज में क्यों गई है, क्योंकि इसको फर्दर डिवीजन करने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए, क्योंकि जाइगोट में जब तक मल्टीपल डिवीजन नहीं होंगे एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो इस जाइगोट को फर्दर डिवीजन करने के लिए, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और यहाँ पर ये चाहता है कि पहले एक फिक्स वे में, एक पर्टिकुलर वे में क्या हो जाए, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि इसको पता है कि अब न्यूट्रिशन नहीं है, कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन। तो ये सोच रहा है कि एक इजी वे में, एक पर्टिकुलर, एक फिक्स वे में क्या हो जाए, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए, ताकि ये क्या कर पाए, यहाँ पर डिवीजन कर पाए और इसको कोई न्यूट्रिशन देने के लिए अवेलेबल हो। तो जब तक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, जाइगोट क्या करेगा, अपनी नियर बाय सेल से क्या कर लेगा, ये न्यूट्रिशन लेगा, अपने साइज को बड़ा कर लेगा और रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। जब जाइगोट अपने साइज को बड़ा करके, पास वाली सेल से जाइगोट अपने साइज को बड़ा करके रेस्टिंग फेज में जा चुका है, तब इस जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, oospore बोलते हैं। और जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जाइगोट जब क्या करेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोला मैंने, कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो प्रोसेस को हम बोलेंगे जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। बट लेबोरेटरीज वगैरह में क्या होता है, लैब वगैरह में क्या होता है कि जिस सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाया जाता है वो सेल होती है सोमेटिक सेल। क्या होती है, सोमेटिक सेल। जाइगोट सेल नहीं होता है, वहां पर जाइगोट नहीं होती है। वो सेल जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लैब के अंदर करवा रही है, उसको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। यहाँ पर जाइगोट से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, इसलिए हम बोल रहे हैं
इसको जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। लेकिन जो लैब में हम सेल यूज़ कर रहे हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाने के लिए वो होती है हमारी सोमेटिक सेल। इसलिए लैब में जो सोमेटिक सेल से लैब में जिस सोमेटिक सेल से क्या हुआ है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है उसको हम बोलते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, जब सोमेटिक सेल से क्या होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है लैब के अंदर टिश्यू कल्चर करवा के, तब बोलते हैं ना। तो समझ में आ गया। अब क्या होता है बच्चों कि ये जाइगोट प्रॉपर बैठा हुआ है, रेस्ट में अपने साइज को बड़ा कर लिया है इसने, तो इसको हम oospore बोल रहे हैं। अब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है, एंडोस्पर्म बन गया है, जाइगोट को न्यूट्रिशन देने के लिए एंडोस्पर्म रेडी है। अब क्या होगा कि जब एंडोस्पर्म का अमाउंट बन चुका है, जितना न्यूट्रिशन जाइगोट को चाहिए था डेवलपमेंट करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, तो एंडोस्पर्म बन गया है यहाँ पे न्यूट्रिशन देने के लिए। तो अब ये जाइगोट की सेल क्या करेगी कि इस जाइगोट की सेल में क्या होगा, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होंगे, अनइक्वल माइटोसिस होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कि यहाँ पर मैम होगा अनइक्वल माइटोसिस। और इस अनइक्वल माइटोसिस को हम बोलेंगे टीडी, ट्रांसफर डिवीजन। कैसे होगा, इस तरह से होगा यहाँ पर कट, ठीक है। अनइक्वल माइटोसिस कैसे होगा कि यहाँ पर इस तरह से अनइक्वल माइटोसिस होगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा। तो यहाँ पर अनइक्वल टाइप का माइटोसिस हो रहा है। तो आपको पता है माइटोसिस जब भी होगा तो एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर हो ही अनइक्वल टाइप का रहा है। तो जब अनइक्वल टाइप का माइटोसिस हो रहा है तो यानी कि एक सेल से जो दो सेल बनेंगी वो क्या होंगी, साइज में उनमें अनइक्वल माइटोसिस हुआ है तो उनका साइज भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका साइज, अपर साइड में क्या होती है, एक छोटी सेल का फॉर्मेशन होता है, लोअर साइड में एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन होता है। अपर साइड में बनने वाली छोटी सेल को हम बोलते हैं एपिकल सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, एपिकल सेल बोलते हैं। और लोअर साइड में बेस पर बनने वाली इस सेल को हम बोलते हैं, जो साइज में बड़ी होती है, बेसल सेल। तो लोअर साइड में बनती है बेसल सेल और अपर साइड में बनती है एपिकल सेल, क्योंकि जाइगोट में क्या हुआ है, अनइक्वल डिवीजन हुआ है, अनइक्वल माइटोसिस हुआ है, तो अनइक्वल टू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर जब अनइक्वल टू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर जाइगोट एम्ब्रियो बनाने की तैयारी कर रहा है भाई, याद रखना। अब यहाँ पर जब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो तीन तरह के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, डाइकोट हो या फिर मोनोकोट हो, तीन तरह के एम्ब्रियो बनते हैं। सबसे पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो, दूसरा बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और लास्ट में बनता है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। और इस मैच्योर एम्ब्रियो को हम बोलते हैं टॉर्पिडो एम्ब्रियो। तो मैच्योर एम्ब्रियो का दूसरा नाम भी है टॉर्पिडो एम्ब्रियो। और ये जो कैप्सुला प्लांट में हम डाइकोट एम्ब्रियो का, कैप्सुला प्लांट यानी कि जो डाइकोट प्लांट है जिसके एम्ब्रियो का हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले बताया था हेंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भैया सबसे पहले एम्ब्रियो से के अंदर मेल और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में जाइगोट बन गया। इस जाइगोट की सेल ने पास वाली नियर बाय सेल से न्यूट्रिशन लिया, साइज बड़ा कर लिया। जाइगोट से क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और ये जाइगोट क्या कर रहा है, अपने साइज को बड़ा कर लेता है। जब रेस्टिंग फेज में ये साइज में बड़ा करके जाइगोट बैठा रहता है, एंडोस्पर्म्स के बनने का वेट कर रहा है, तब इस जाइगोट को हम oospore बोलते हैं। क्या बोलते हैं, oospore बोलते हैं। अब जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है तो जाइगोट क्या कर रहा है, अनइक्वल डिवीजन कर रहा है। अनइक्वल डिवीजन कर रहा है यानी कि अनइक्वल माइटोसिस कर रहा है। माइटोसिस कैसा हो रहा है, ट्रांसफर डिवीजन का हो रहा है। तो दो तरह की सेल्स यहाँ पर बनी। अपर एंड पर जो सेल बनी है वो साइज में छोटी है, जिसको हम बोल रहे हैं एपिकल सेल, और बेस पर नीचे लोअर सेल जो है उसको हम बोल रहे हैं बेसल सेल, जो क्या है, साइज में बड़ी है। इस एपिकल सेल का दूसरा नाम भी है, इस एपिकल सेल को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनल सेल भी कहा जाता है। एपिकल सेल को क्या बोला जाता है, इसका एक और नाम है एम्ब्रियोनल सेल। एपिकल सेल को एम्ब्रियोनल सेल इसलिए बोला है क्योंकि ये एपिकल सेल ही आगे जाकर क्या करेगा, एम्ब्रियो की सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। और बेसल सेल को हम क्या बोलते हैं, बेसल सेल को सस्पेंसर सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सस्पेंसर सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये बेसल सेल आगे जाकर क्या करेगी, सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो एपिकल सेल को एम्ब्रियोनल सेल क्यों बोला है, क्योंकि एम्ब्रियो की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। और बेसल सेल को हमने क्या बोला है, सस्पेंसर सेल, क्योंकि ये आगे जाकर क्या करेगी, सस्पेंसर की सेल्स को बनाने का काम करेगी।
अब क्या होंगे, यहाँ पे रेगुलर डिवीजन होते जाएंगे, लगातार माइटोसिस डिवीजन होंगे। तो ये ऊपर वाली जो एपिकल सेल है, ये एपिकल सेल में भी क्या होंगे, माइटोसिस होंगे, माइटोसिस डिवीजन होगा यहाँ पर भी। और नीचे वाली ये जो बेसल सेल है, इसमें भी क्या होगा, हमारा माइटोसिस डिवीजन होगा। देखिए क्या हुआ भाई, एपिकल सेल में भी अब एपिकल सेल बन गई, अनइक्वल ट्रांसफर डिवीजन हुआ, अनइक्वल माइटोसिस हुआ, तो दो तरह की सेल बनी, एपिकल सेल और बेसल सेल। एपिकल सेल को हमने बोला एम्ब्रियोनल सेल भी बोल सकते हो और बेसल सेल को सस्पेंसर सेल भी बोल सकते हो। अब एपिकल सेल में भी आगे रेगुलर माइटोसिस डिवीजन हो रहे हैं और बेसल सेल में भी क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होते हैं। अब देखिए एपिकल सेल में आपको समझाती हूँ। इमेजिन करिए ये कोई एप्पल है, एप्पल को मैंने क्या किया, एक नाइफ से कट किया। तो जब एप्पल को मैं एक बार डिवाइड करूंगी, नाइफ से कट करूंगी, तो क्या हो जाएगा, दो पार्ट हो जाएंगे उसके, क्या हो जाएंगे, दो पार्ट हो जाएंगे। फिर वर्टिकली मैं राइट एंगल पे दोबारा उस एप्पल को कट करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, एप्पल के 4 पीस हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट में नाइफ लेके उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, एप्पल के 8 पीस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 पीसेस हो जाएंगे। तो ये एपिकल सेल में माइटोसिस होते जा रहे हैं, लगातार माइटोसिस करती जा रही है ये, और लास्ट में ये क्या बनाती है, 8 सेल का एक ऑक्टांट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो यहाँ पर 4 जो सेल्स है वो सामने आपको विजिबल है, 4 सेल्स क्या होती है, बैक साइड में होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर टोटल कितनी, 8 सेल्स से मिलकर क्या बनता है, हमारा प्रो एम्ब्रियो बनता है, और इस सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टांट भी बोलते हैं। बेसल सेल में रेगुलर माइटोसिस डिवीजन होते जा रहे हैं, और बेसल सेल में जब रेगुलर माइटोसिस डिवीजन होते जा रहे हैं, तो ये क्या बना रही है, सस्पेंसर सेल बना रही है। क्या बना रही है, सस्पेंसर सेल्स बना रही है। अब ये जो सस्पेंसर होता है, ये मिनिमम कितनी, 6 से 10 सेल से मिलकर बना होता है, 6 to 10 सेल से मिलकर बना होता है। ये सस्पेंसर की सेल्स जो है 6 to 10 सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, आगे डिवाइड होती रहेंगी। तो सस्पेंसर की सेल बनी बेसल सेल से डिवीजन होने के बाद में, माइटोसिस डिवीजन होने के बाद में, इस सस्पेंसर की सेल में क्या होती है, जो
लास्ट एंड की जो सेल होती है, लोअर एंड पर जो सेल प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, अपने साइज को बड़ा कर लेती है और फंजाई में जैसे होस्टूरिया होते हैं, होस्टूरिया क्या करते हैं, फंजाई के न्यूट्रिशन को सक करने का, न्यूट्रिशन को खींचने का, ऑब्जर्व करने का, सक करने का काम करते हैं, न्यूट्रिशन को लेने का काम करते हैं। तो ये होस्टोरियल सेल यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, होस्टोरियल सेल की तरह स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि फंजाई में होस्टोरिया प्रेजेंट थे, वैसे ही यहाँ पर सस्पेंसर की लोअर एंड पर जो सेल प्रेजेंट होती है वो क्या बना रही है, होस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होस्टोरियल सेल। अब देखिए प्रो एम्ब्रियो जो 8 सेल का एम्ब्रियो था, भाई एम्ब्रियो को ऐसा तो है नहीं फिक्स कि 2 सेल क्या रहेगा या 4 सेल का रहेगा, एम्ब्रियो के अंदर कितनी सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्रो एम्ब्रियो बनने के बाद में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, रेगुलर माइटोसिस डिवीजन होते जा रहे हैं और यहाँ पर एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। लास्ट में क्या होगी, प्रो एम्ब्रियो में माइटोसिस होंगे तो एक बहुत सारी सेल्स की एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसका आकार कैसा होगा, जिसका शेप होगा ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और नीचे की तरफ क्या होगी, सस्पेंसर सेल। भाई माइटोसिस हो रहा है कंटिन्यू, तो नीचे की तरफ सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, सस्पेंसर सेल्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा और लोअर एंड जो सेल होगी सस्पेंसर की वो क्या है, होस्टोरियल सेल है। और ये सस्पेंसर की सेल ज्यादा से ज्यादा कितनी सेल से मिलकर बनी होती है, 6 to 10 सेल से मिलकर बनी होती है। तो प्रो एम्ब्रियो से क्या हो गया, ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। दोबारा से रिकैप करवाती हूँ मैं आपको कि सबसे पहले भाई एम्ब्रियो था हमारा, एम्ब्रियो से एक था फीमेल गेमेटोफाइट था, उसमें जाइगोट हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट था। इस जाइगोट में क्या हुआ कि भैया ये वेट कर रहा है एंडोस्पर्म के बनने का, तब मैं डिवाइस करूंगा क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे ही एंडोस्पर्म बना, ये जाइगोट क्या करने लगा, इसने सबसे पहले अनइक्वल माइटोसिस किया। अनइक्वल माइटोसिस करने के बाद में 2 अनइक्वल टाइप की अनइक्वल शेप वाली सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। अपर एंड पर जो सेल बनी है छोटी वाली उसको एपिकल सेल, लोअर एंड पर जो सेल बनी है वो बेसल सेल है। एपिकल सेल में भी आगे माइटोसिस होंगे, क्यों, क्योंकि इस एपिकल सेल को एम्ब्रियो की सेल बनानी है, इसलिए हम एपिकल सेल को एम्ब्रियोनल सेल भी बोल रहे हैं। और बेसल सेल को क्या करना है बेटा, बेसल सेल को सस्पेंसर की सेल बनानी है, इसलिए बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल भी बोल रहे हैं। आगे जाके एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों में क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू माइटोसिस हो रहे हैं। एपिकल सेल क्या करेगी, प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी जो 8 सेल से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑक्टांट भी बोलते हैं। और बेसल सेल आगे जाके सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करेगी। सस्पेंसर सेल की लोअर एंड पर जो सेल प्रेजेंट है वो फंजाई के होस्टोरिया की तरह काम करती है, इसलिए हम इसको होस्टोरियल सेल बोलते हैं। प्रो एम्ब्रियो में फिर आगे क्या हुए, माइटोसिस डिवीजन हुए और एक ग्लोब लाइक का स्ट्रक्चर बन गया, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें क्या है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं और इस स्ट्रक्चर को हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बोलते हैं। और नीचे की तरफ सस्पेंसर की सेल्स का नंबर भी बढ़ता जा रहा है और ये सस्पेंसर में कितनी 6 to 10 सेल्स क्या होती है, सस्पेंसर की सेल्स में प्रेजेंट होती है। टोटल 6 to 10 सेल्स से मिलकर बना होता है आपका सस्पेंसर। अब ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाया क्यों जा रहा है, ये सस्पेंसर की सेल अपने नंबरों को क्यों बढ़ाती जा रही है, उसका कुछ तो रीजन होगा कि भैया ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, वो तो हमें समझ में आ रहा है। हमने अभी बताया कि पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो आपके जो एम्ब्रियो के टाइप है उसमें नहीं आता है, प्रो एम्ब्रियो सबसे पहले बनता है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का, जो सबसे पहले आया है वो है प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद में ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद में हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद में हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा जिसे हम टॉर्पिड बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया, लेकिन नीचे की तरफ हम देख रहे हैं सस्पेंसर की सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है, सस्पेंसर क्या काम आ रहा है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको समझाती हूँ कि सस्पेंसर की सेल्स का नंबर क्यों बढ़ रहा है। यहाँ पर वापस से पहले वाला डायग्राम लेके आते हैं। यहाँ
देखिए बच्चों, इधर देखिए क्या हो रहा है। ये हो रहा है यहाँ पर कि ये जो एम्ब्रियो सैक है उसी में सब कुछ चल रहा है। एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर क्या प्रेजेंट था, हमारा जाइगोट प्रेजेंट था। तो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर ही क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है वो हमने देख लिया कि सबसे पहले जाइगोट में क्या हुए, अनइक्वल डिवीजन हुए, एपिकल सेल बनी, बेसल सेल बनी। एपिकल सेल्स में आगे फिर से माइटोसिस हुआ और क्या हो गया, यहाँ पर प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया और नीचे की तरफ सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन हो गया। और लास्ट में हम आगे देख रहे हैं कि प्रो एम्ब्रियो में फिर से माइटोसिस हुआ, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया और नीचे सस्पेंसर सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये सब कुछ हो कहाँ पर रहा है, ये सब कुछ चल रहा है एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर। तो यहाँ पर जहां पर जाइगोट प्रेजेंट था वहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्या हो गया, ग्लोब्यूलर शेप में हमारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। ग्लोब्यूलर, एक ग्लोब जैसे आकार का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है अभी तक। अब ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में क्या हुआ है कि देखिए, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है माइक्रोपाइलर एंड पे। मैंने क्या बोला कि बेसल सेल माइटोसिस करके सस्पेंसर सेल बनाएगी और सस्पेंसर सेल की जो लास्ट एंड पर सेल होगी उसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। ये जो हॉस्टोरियल सेल है ये देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है। तो हॉस्टोरियल सेल क्या करेगी, जैसे फंजाई में हॉस्टोरिया होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को खींचने का, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का ये क्या होगा, हॉस्टोरियल सेल होगा। जो सस्पेंसर सेल की लास्ट एंड सेल होगी हॉस्टोरिया जैसी, जिसको हम हॉस्टोरियल सेल कह रहे हैं, ये क्या करेगी, अपने हॉस्टोरिया की मदद से, जैसे फंजाई कर रहे थे, अपने हॉस्टोरिया की मदद से, आपको पता है एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ न्यूसेलस प्रेजेंट है, लाखों करोड़ों न्यूसेलस की सेल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर इस न्यूसेलस सेल से न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करने का काम करेगी, न्यूट्रिशन को खींचने का काम करेगी, सक करने का काम करेगी और क्या करेगी, डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो जब तक न्यूसेलस का न्यूट्रिशन ये ले पा रही है तब तक ये ले लेगी, लेकिन आपको पता है कि न्यूसेलस कितने ही टाइम तक इसको न्यूट्रिशन दे देगा, आगे तो इसको एंडोस्पर्म पर डिपेंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने एंडोस्पर्म बनाया ही इसलिए कि डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को, और जब वो डिवीजन कर रहा होगा तब उसको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, तो ये क्या कर पाए, एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन दे पाए। तो जब तक ये एंडोस्पर्म बन तो चुका है लेकिन अभी ये एंडोस्पर्म तक पहुंचा नहीं है एम्ब्रियो आपका न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो क्या करेगी ये जो सस्पेंसर सेल है वो अपनी संख्या को बढ़ाती जाएगी माइटोसिस करते करते, और क्या करेगी, इस एम्ब्रियो को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाने का काम करेगी। क्या करेगी, ऊपर की तरफ पहुंचाने का काम करेगी। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एंडोस्पर्म्स की सेल प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ट्रिप्लॉइड है जो जिसमें क्या है, एंडोस्पर्म क्यों प्रेजेंट है यहाँ पे, न्यूट्रिशन देने के लिए, न्यूट्रिशन में रिच है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में लाखों करोड़ों क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, उसके अलावा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाए उसने, न्यूक्लियाई बनाए। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो क्या करेगा, अपनी सस्पेंसर सेल्स का नंबर बढ़ाता जा रहा है, जिससे ये क्या करे, नीचे से ऊपर की तरफ एंडोस्पर्म की तरफ खिसक पाए, एंडोस्पर्म की तरफ जाने के लिए। अब ये क्या कर चुका है कि नंबर बढ़ाने के बाद में, सस्पेंसर सेल के नंबर को बढ़ाने के बाद में ये स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठा रही है, और इन्होंने एंडोस्पर्म के अंदर इसको धकेल दिया, एंडोस्पर्म के सेल्स में इसको धकेल दिया कि बेटा यहाँ से ले ले तुझे जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक में। सस्पेंसर सेल्स का नंबर बढ़ने के बाद में ये एंडोस्पर्म के अंदर घुस चुका है, एंडोस्पर्म के अंदर इसको धकेला जा चुका है, ताकि ये घुस चुका है एंडोस्पर्म में, ताकि ये एंडोस्पर्म की सेल से क्या करे, न्यूट्रिशन ले सके। अब देखिए यहाँ से ये न्यूट्रिशन ले चुका है। अब बताती हूँ मैं आपको, फिर से वापस से बनाना पड़ेगा वो जो पहले वाला डायग्राम है, ग्लोब्यूलर डायग्राम जो है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का डायग्राम, उसको हम दोबारा से बनाएंगे बच्चों यहाँ पे। और दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ देखिए,
अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है, जब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन चुका है और ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो को सस्पेंसर सेल्स का नंबर बढ़ने के बाद में एंडोस्पर्म्स के अंदर एंट्री करवा दी गई है, एंडोस्पर्म में धकेला जा चुका है ताकि ये क्या कर पाए, वहां से न्यूट्रिशन ले पाए। तो अब ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है यहाँ से एंडोस्पर्म की सेल से न्यूट्रिशन ले लेकर ये क्या करेगा, रेगुलर माइटोसिस करेगा। और इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में बहुत सारे जब माइटोसिस होंगे तब यहाँ पर एक हार्ट शेप का, कैसा, हार्ट के शेप का एम्ब्रियो बनेगा जिसको हम बोलेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो मैंने आपको पहले बताया 3 तरह के एम्ब्रियो बनते हैं, डाइकोट हो या फिर मोनोकोट का एम्ब्रियोजेनेसिस हो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो। एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है और मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो देखिए यहाँ पे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में लगातार क्या हो रहे हैं, माइटोसिस होते जा रहे हैं और रेगुलर माइटोसिस होने के बाद में ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो ये किसमें, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में बदल गया है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना लिया इसने। अब इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में भी आगे फिर से माइटोसिस हुए, क्यों, क्योंकि इसको देखिए अगर किसी भी चीज को डिवीजन करना है, सेल को डिवाइड होना है उसको, तो उसको क्या चाहिए, सबसे पहले एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी देने के लिए यहाँ पर एंडोस्पर्म, बहुत सारा हमने एंडोस्पर्म बनाया है, इस एंडोस्पर्म को यूज किया जा रहा है, इससे एनर्जी ली जा रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है एंडोस्पर्म और ये माइटोसिस करते जा रहे हैं। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में माइटोसिस हुआ, हार्ट शेप्ड का एम्ब्रियो बन गया। एक एम्ब्रियो बना जो हार्ट शेप्ड का है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, हार्ट के शेप की है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में क्या हुआ, फिर से फर्दर क्या हो रहे हैं, माइटोसिस हो रहे हैं और फर्दर माइटोसिस होने की वजह से लास्ट में जो एम्ब्रियो बना वो क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तब क्या होती है कि ये सस्पेंसर सेल जो है इनका नंबर कम होने लग जाता है, ये सस्पेंसर सेल जो थी वो डीजनरेटिव होने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो सेल्स का फॉर्मेशन आपको बताया है, मैच्योर एम्ब्रियो में क्या होता है कि सस्पेंसर सेल डीजनरेटिव होने लग जाती है, क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। इसलिए यहाँ पे मैंने मैच्योर एम्ब्रियो में जो सस्पेंसर सेल्स का नंबर बताया वो देखो कितना कम बताया, क्योंकि ये डीजनरेटिव होती हुई क्या है, सस्पेंसर सेल है। तो दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं, ये सब कुछ कहाँ पे चल रहा है भैया, ये सब कुछ हमारे किसके अंदर चल रहा है, ओव्यूल के अंदर, जो हमारा एम्ब्रियो से एक फीमेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर चल रही है ये सब कुछ चीजें। यानी कि इसके बाहर अभी हमारा क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है भैया। ओव्यूल के अंदर लास्ट में बताया था ना ओव्यूल का स्ट्रक्चर, कि ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं कि ओव्यूल में सबसे बाहर की तरफ आउटर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, अंदर की तरफ इनर इंटेग्यूमेंट, यानी कि ओव्यूल की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अंदर हमारा क्या होता है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस, लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बना हुआ, और उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइलर एंड होता है जो क्या होती है, ओव्यूल की ओपनिंग होती है, और एक बेसल पार्ट होता है जिसको हम चेलेजल एंड बोलते हैं। उसके अलावा हमने क्या बताया था कि एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपेरेटस होता है, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल से मिलकर बने होते हैं। बीच में सेंटर सेल होती है जहां 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और चेलेजल एंड की तरफ क्या होता है, हमारे 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, वापस से रिकैप करते हैं कि भैया पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई है किसके थ्रू, कि ओपनिंग थी माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर कर गया था हमारे एम्ब्रियो सेक में। वहां पर उसने 2 मेल गेमेट को अपने रिलीज किया, 2 मेल गेमेट में से एक मेल गेमेट एग सेल से फर्टिलाइज हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। जाइगोट ने क्या किया कि अपने पास वाली सेल से न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट किया, न्यूट्रिशन को ग्रहण किया, वहां से सक किया न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करने के बाद में, ऑब्जर्व करने के बाद में ये क्या कर रहा है कि भैया ये रेस्टिंग मोड में चला जाता है अपने साइज को बड़ा करके। तो इस जाइगोट को हम बोलते हैं oospore, रेस्टिंग मोड में चला गया क्योंकि एंडोस्पर्म के बनने का वेट कर रहा है। एंडोस्पर्म जैसे ही बनेगा वैसे ही ये क्या करेगा कि जाइगोट अनइक्वल डिवीजन करके 2 सेल बनाएगा, अपर साइड पर एपिकल सेल, लोअर साइड पर बेसल सेल। अपर एपिकल सेल क्या करेगी, एम्ब्रियो की सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, और लोअर बेसल सेल्स सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। एपिकल सेल में माइटोसिस हुआ और बेसल सेल में भी माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद में मैंने आपको समझाया कि ये 8 सेल्स से मिलकर बना हुआ है प्रो एम्ब्रियो, जिसको हम ऑक्टांट भी बोलते हैं। क्या हो रहा है कि एप्पल था, एप्पल को मैंने नाइफ से पहले कट किया,
ठीक है, नाइफ से कट करने के बाद में उसके 2 पार्ट हो गए, फिर अगेन उसको मैंने वर्टिकली 90 डिग्री के एंगल पे कट किया, 4 पार्ट्स हो गए, 4 पीस हो गए। फिर उसको हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8 पीस हो गए हैं एप्पल के। तो यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो बन गया और नीचे की तरफ बेसल सेल में माइटोसिस होने की वजह से सस्पेंसर सेल बन रही है, और सस्पेंसर सेल की जो लोअर एंड पर जो सेल प्रेजेंट है उसको हॉस्टोरियल सेल बोल रहे हैं। इसमें फिर प्रो एम्ब्रियो में आगे क्या हुआ है, ग्लोब्यूलर प्रो एम्ब्रियो में फिर से माइटोसिस हुआ, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया है, और नीचे की तरफ सस्पेंसर सेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। जब तक एंडोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म के अंदर आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो एंटर नहीं कर जाता है, एंडोस्पर्म के सेल्स के अंदर नहीं धकेला जाता है, नहीं घुस जाता है, तब तक इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है सेल्स ऑफ न्यूसिलस। और सेल्स ऑफ न्यूसिलस से कौन ले रहा है न्यूट्रिशन, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, कौन खींच रहा है वहां से न्यूट्रिशन, कि वहां से खींच रही है ये हमारी सस्पेंसर सेल की जो लास्ट सेल थी ना, हॉस्टोरियल सेल, वो न्यूट्रिशन को वहां से खींचने का काम कर रही है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में फिर अगेन क्या हुआ कि ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, अब ये एंडोस्पर्म में घुस चुका है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से मतलब अगर पूछ लिया जाए ना कि कौन सा एम्ब्रियो स्टार्ट करता है एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेना, तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो ऐसा एम्ब्रियो है कि ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनने के बाद में एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। एंडोस्पर्म तब दे रहा है इसको न्यूट्रिशन, क्योंकि इसको घुसना पड़ रहा है। एक होता है ना कि आपको घर पे आना पड़ता है तब जाके मम्मी रोटी देती है, ऐसा नहीं तुम फोन कर रहे हो कि मैं तो इस थड़ी पे बैठा हूँ और आप मम्मी वहां पे टिफिन भेज देगी, ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में माइटोसिस होने के बाद में अगेन एक और टाइप का एम्ब्रियो बना जिसको हम हार्ट शेप्ड का एम्ब्रियो बोल रहे हैं। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में फिर से माइटोसिस हो रहे हैं, फर्दर माइटोसिस चलते ही जा रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सारी सेल्स का एक मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पर बन चुका है। जब मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पर सस्पेंसर सेल जो थी वो डीजनरेटेड होने लग जाएंगी, सस्पेंसर सेल्स का नंबर कम होने लग जाएगा। तो 3 तरह के एम्ब्रियो होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में। जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा 3 तरह के एम्ब्रियो बनेंगे, एक बनेगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, दूसरा बनेगा हार्ट शेप्ड का एम्ब्रियो, और तीसरा बनेगा हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। और इस मैच्योर एम्ब्रियो को टॉर्पिडो एम्ब्रियो भी बोला जाता है। अब ये सब कुछ चल कहाँ पे रहा है कि सब कुछ ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक था ना उसमें चल रहा है ये सब कुछ। तो अब देखिए मैं इसको अंदर आपको ओव्यूल के अंदर बना के दिखाती हूँ।
देखिए ओव्यूल के अंदर आपको पता है कि बाहर की तरफ क्या होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है, और अंदर की तरफ क्या होती है हमारी कि सेल्स ऑफ न्यूसेलस तो खत्म हो चुका है, अब न्यूसेलस का रोल खत्म, अब क्या है एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है यहाँ पर कि एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है, मैच्योर एम्ब्रियो बन चुका है, और मैच्योर एम्ब्रियो में डीजनरेटिव सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जहां पर ये सब कुछ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कहां पर होता है, एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। कहां पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। अब क्या होगा कि भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर सब कुछ हो गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या हो गया, हमारी एग सेल और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बना था, और उसी जाइगोट से यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, ये ओव्यूल भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये ओव्यूल जो है हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कि ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैम किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर कि ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट जैसी हम बातें कर रहे हैं, तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट जैसी जो आप बातचीत कर रहे हो, तो आपको पता है हमने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में बदल जाता है, और ओव्यूल का ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, ये जो दोनों के दोनों इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट सीड कोट का बाहरी आउटर साइड बनाता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। इनर इंटेग्यूमेंट क्या करता है, सीड कोट के इंटरनल पार्ट को बनाता है जिसको हम बोलते हैं टेगमेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और अब ये ओव्यूल क्या करेगा कि ये ओव्यूल बदल जाएगा हमारा किसके अंदर, सीड के अंदर बदल जाएगा। तो इस ओव्यूल को हम सीड में बदल देते हैं। क्या हो रहा है बच्चों कि देख लिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में बदल गया है, हमारा सीड में बदल गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बदल गया है सीड में। तो जब सीड में बदल जाएगा तब आउटर इंटेग्यूमेंट क्या करेगा, टेस्टा बनाने का काम करेगा, और इनर इंटेग्यूमेंट टेगमन बनाएगा, यानी कि ये दोनों मिलकर आपस में सीड कोट बनाएंगे। अब दूसरी चीज याद रखना, ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड था, माइक्रोपाइल था ओव्यूल के अंदर, वो क्या था, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। क्या थी, ओपनिंग थी ओव्यूल की। ओव्यूल का माइक्रोपाइल को हम क्या बोल रहे थे, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, जहां से पोलन ट्यूब क्या कर रही थी, एंटर कर रही थी। सीड में भी क्या होता है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल होता है। यहाँ पर सीड का माइक्रोपाइल भी होता है, सीड के अंदर भी अपना खुद का माइक्रोपाइल होता है, और इस माइक्रोपाइल से क्या होता है, सीड के अंदर वाटर को, ऑक्सीजन को, इनको क्या किया जाता है, एंट्री दी जाती है। ये क्या करते हैं, वाटर और ऑक्सीजन वगैरह की, गैसेस वगैरह की, ऑक्सीजन और वाटर
के लिए ओपनिंग होती है। तो ओव्यूल की जो ओपनिंग थी वो पोलन ट्यूब को एंटर करवाने के लिए थी। सीड की जो माइक्रोपाइल की ओपनिंग है वो किसको एंटर करवाने के लिए है? वाटर को और ऑक्सीजन को एंटर करवाने के लिए है। तो कंप्लीट यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि भैया एम्ब्रियो का एक डाइकोट में, कैप्सुला के प्लांट में हमने ये देख लिया कि एक डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है और फाइनली इस तरह का एम्ब्रियो वहां पर क्या होता है? दिखाई देता है। आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में मैं पहले ही बता देती हूँ कि वहां पर आपको क्या होने वाले स्ट्रक्चर्स कुछ और दिखने वाली, अपोजिट दिखने वाली, अपोजिट। तो समझ जाना वहां पे कि यहाँ पर हम जिस ओव्यूल के थ्रू आपको समझा रहे हैं उसमें मैंने क्या करा है? माइक्रोपाइलर एंड को नीचे की तरफ रखा है, यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल के स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने आपको एम्ब्रियोजेनेसिस समझाया है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम्स आप देख रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग है? कि वो स्ट्रेट ओव्यूल के अकॉर्डिंग डायग्राम्स हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, माइंड में एकदम चीजें बिठा के रखनी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज को हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है बच्चों कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंज आते हैं? आपको पता है पिस्टिल या कार्पल में क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी वाला पार्ट होता है, ठीक है। ओवेरी की वॉल पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा के ऊपर किसका? ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। किसके अंदर? ओवेरी के अंदर। तो ओवेरी की वॉल को हम ओवेरियन वॉल बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? जब फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर? ये जो ओवेरी वॉल है, क्या है बच्चों? ये जो ओवेरी वॉल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी कि ये ओवेरी वॉल क्या बनाएगी? अब जब आपकी ये ओवेरी है, ये कंप्लीट ओवेरी है ये हमारी, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? ये जो ओवेरी है ना, ये ओवेरी बदल जाएगी हमारी किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। क्या बनाएगी ये ओवेरी? कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवेरी क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। और ओवेरी की वॉल क्या बनाएगी? कि ये बनाएगी फ्रूट वॉल। और आपको पता है फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोला जाता है? फ्रूट वॉल को पेरिकार्प बोला जाता है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। फ्रूट बना लेगी। और ये जो आपकी पिस्टिल वाला कार्पल का जो बाकी पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल, तो जब ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है ना, तब ये वाला पार्ट झड़ जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो ये ओवेरी तो फ्रूट बनाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद में, ओवेरी वॉल क्या बनाएगी? फ्रूट वॉल बनाएगी, और फ्रूट वॉल को ही हम पेरिकार्प बोलते हैं। और ओव्यूल क्या करता है कि ये ओव्यूल जो है ये किसका फॉर्मेशन करेगा? सीड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? सीड बनाएगा। ओव्यूल किस में बदल जाएगा? सीड बनाएगा। और आपको ये भी पता है
क्या पता है आपको? आपको पता तो बहुत कुछ है कि ओव्यूल के बाहर जो टेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, अभी बात की है हमने, ये दोनों क्या करेंगे कि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सीड कोट बनाने का काम करेंगे। क्या बनाएंगे? सीड कोट बनाने का काम करेंगे। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट टेस्टा और टेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओव्यूल क्या करेगा, ओव्यूल कंप्लीटली हमारा सीड बनाएगा और ओवेरी क्या करेगी, ओवेरी फ्रूट में बदल जाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद में, और ओवेरी वॉल से फ्रूट वॉल का यानी कि पेरिकार्प का फॉर्मेशन होगा। अब मेरा सवाल, क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है हमारा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग खोल के रखना अपना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहले किसका फॉर्मेशन होता है? पहले सीड का फॉर्मेशन होगा या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहले फ्रूट का फॉर्मेशन होगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहले सीड बनेगा या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन पहले फ्रूट बनेगा, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या बनेगा, पहले सीड बनेगा या फिर फ्रूट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद में? तो कभी भी ये दिमाग मत लगाना तुम अपना कि नहीं पहले सीड बनेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे कि नहीं पहले फ्रूट बनेगा। भैया फ्रूट और सीड जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक साइमल्टेनियसली इवेंट है, एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस है, साथ साथ में बनते हैं। ना तो सीड फ्रूट से पहले बनेगा ना फ्रूट सीड से पहले बनेगा। दिमाग में बैठा लो इस चीज को, दैट दीज बोथ आर क्या है, साइमल्टेनियसली इवेंट। क्या होता है कि सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली होता है मतलब साथ साथ में होता है, किसी का भी पहले या बाद में नहीं होता है। फ्रूट और सीड जो है वो साथ साथ में बनने का काम करेंगे। आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब हम वापस से एम्ब्रियो का क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डाइकोट हमने ये बोला है, मैंने अभी भी बोला है आपको कि डाइकोट का हो या फिर मोनोकोट का हो एम्ब्रियो, दोनों के दोनों एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर टाइप का ही होता है। क्या होता है? सिमिलर टाइप का ही होता है। लास्ट में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से डाइकोट एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडोन शो होते हैं और मोनोकोट का जो एम्ब्रियो होता है जिसको हम ग्रास एम्ब्रियो भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सिंगल कोटिलिडोन हमें दिखाई देता है। तो कोटिलिडोन्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ यहाँ पे।
देखिए बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमें कैसा एम्ब्रियो दिखाई देता है, डाइकोट का एम्ब्रियो इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है, 2 कोटिलिडोन प्रेजेंट होते हैं। आप कभी देखना घर में आपके हरा वाला जो चना आता है या हरी मटर जब आती है, तो हरे चना या हरी मटर का जब आप एक दाना लोगे और उसको प्रेस करके देखोगे, तो प्रेस करोगे तो क्या करेगा कि प्रेस करने के बाद में कि उसका जो सीड कोट होगा ना वो आपके हाथ में रह जाएगा, उसका सीड कोट का छिलका आपके हाथ में रह जाएगा और उसके अंदर प्रेजेंट जो एम्ब्रियो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल के फिक जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल के फिक जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी देखते हैं कि क्या होता है, डाइकोट का एम्ब्रियो होगा यानी कि उसमें 2 कोटिलिडोन प्रेजेंट होंगे, तो जब भी चने को देखोगे आप तो चने का क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हरे वाले चने की बात कर रही हूँ। मटर को हम देखेंगे, उसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, वो भी 2 कोटिलिडोन्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और जब आप उसको बहुत माइनरी स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, तो वहां पर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि सीड बनने के बाद भी वहां पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हमारा माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए जो सफेद चना या काबुली चना होता है ना, अब मैं बात कर रही हूँ सफेद चने की, पहले मैं बात कर रही थी हरे वाले चने की। तो काबुली चना जो होता है, तो जब आप उसको सोक करते हो ना पानी में, छोले भटूरे बनाने के लिए जब हम उसको सोक करते हैं, तो आप देखना कि वहां पर हल्की हल्की सी बबल्स की आवाज आएगी। बबल्स की आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि वो माइक्रोपाइल जो था उसके थ्रू क्या एंटर कर रही है, हमारा वाटर एंटर कर रहा है और ऑक्सीजन एंटर कर रही है उसमें। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने प्रेस किया ग्रीन कलर के, ग्रीन वाला जो हरा वाला चना था उसको या फिर हरी वाली मटर को, सीड कोट हमारे हाथ में रह गया, उसके अंदर का जो एम्ब्रियो था वो निकल के बाहर फिक गया। तो जब हम इस तरह से क्या देखते हैं, हरे वाले चने को प्रेस करके देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। डाइकोट एम्ब्रियो जो होता है उसमें क्या होता है, बीचों बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होता है। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे क्या प्रेजेंट होता है, नोड प्रेजेंट होती है। क्या होता है कि बीचों बीच में, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है बच्चों, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ये जो देखिए ब्लैक कलर की एम्ब्रियोनल एक्सिस पे ये क्या प्रेजेंट है, हमारी ये जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे नोड प्रेजेंट है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस पे प्रेजेंट नोड से ही क्या होता है, डाइकोट एम्ब्रियो में, डाइकोट एम्ब्रियो के जो कोटिलिडोन्स होते हैं, जो 2 कोटिलिडोन्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। तो डाइकोट एम्ब्रियो में जो 2 कोटिलिडोन है उनका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, कि एम्ब्रियोनल एक्सिस पे प्रेजेंट नोड से इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के या फिर मैं बोलूँ इस नोड के, किसके, इस नोड के अपर पार्ट को हम बोलते हैं, अपर पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल। और इस नोड के लोअर साइड में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। नोड के ऊपर वाले सिरे को हम बोल रहे हैं एपिकोटाइल, एपी यानी कि अपर, और हाइपोकोटाइल, हाइपो यानी कि लोअर। तो नीचे वाले भाग को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोकोटाइल, और अपर एंड को बोल रहे हैं हम एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का लास्ट एंड क्या होता है, प्ल्यूम्यूल। क्या होता है, प्ल्यूम्यूल, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एपिकोटाइल का लास्ट एंड होता है प्ल्यूम्यूल, जबकि हाइपोकोटाइल का लास्ट एंड क्या होता है, रेडिकल। जब यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके बाद में क्या होता है कि रेडिकल की टिप पर रूट कैप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट कैप का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और डाइकोटिलिडोन्स जो होते हैं, यानी कि डाइकोट का जो एम्ब्रियो होता है वहां पर क्या होता है, 2 कोटिलिडोन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक कोटिलिडोन ये है और दूसरा कोटिलिडोन ये है। ये कब की कंडीशन है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड बन गया, सब कुछ हो गया, अब तुम खाने पीने बैठे हो, तब वो ये चीज दिखाई दे रही है। इस तरह से कोटिलिडोन बनने के बाद की स्ट्रक्चर है कि सीड में जब कोटिलिडोन बन जाते हैं ना, जब आपके घर में आ जाते हैं वो चने वने, तब इस तरह का दिखाई देता है, हम इस तरह की चीज को देख पाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो कैसा दिखाई देता है, डाइकोट का एम्ब्रियो, तो ओव्यूल के अंदर डाइकोट का एम्ब्रियो क्या होता है कि इस तरह से दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, हाइपोकोटाइल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, लोअर एंड प्रेजेंट होता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का लास्ट एंड क्या होता है, रेडिकल। तो हाइपोकोटाइल, रेडिकल और रूट कैप हमें दिखाई देती है। लेकिन इस वाले जो अभी ओव्यूल के अंदर डाइकोट एम्ब्रियो आपका प्रेजेंट है, उसमें आपको क्या कभी भी एपिकोटाइल नजर नहीं आती है। एपिकोटाइल का लास्ट एंड क्या होगा, एपिकोटाइल ही क्या करेगा, प्ल्यूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो वो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। सीड जर्मिनेट होने के बाद में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होता है वो उसका एम्ब्रियो इस तरह का दिखाई देता है। तो जब सीड जर्मिनेट होगा तो आपको पता है कि सीड जर्मिनेट होने के बाद में अपर साइड में किसका फॉर्मेशन करेगा, एपिकोटाइल का फॉर्मेशन करेगा। और एपिकोटाइल का ही
जो डिस्टल एंड होता है वो क्या होता है, प्लूम्यूल। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हाइपोकोटाइल का डिस्टल एंड क्या है, तो हाइपोकोटाइल का डिस्टल एंड है रेडिकल। क्या, रेडिकल। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एपिकोटाइल का डिस्टल एंड क्या है, तो एपिकोटाइल का डिस्टल एंड है प्लूम्यूल। ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पर डाइकोट एम्ब्रियो में क्या होते हैं, 2 कोटिलिडोन प्रेजेंट होते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी डाइकोट एम्ब्रियो के जैसा ही होता है, लेकिन डाइकोट एम्ब्रियो में यहाँ पर 2 कोटिलिडोन प्रेजेंट है, मोनोकोट एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडोन प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है। ये जो दूसरा कोटिलिडोन होता है ये क्या होता है कि ये डेवलप नहीं हो पाता है, कि पूरा प्रोसेस सिमिलर है, सिर्फ ये दूसरा कोटिलिडोन, क्योंकि मोनोकोट है तो दूसरा कोटिलिडोन डेवलप नहीं हो पाता है वहाँ पर, इसलिए दूसरे कोटिलिडोन की जगह पर वहाँ पर छोटा सा क्या प्रेजेंट होता है, एपीब्लास्ट, जो शो कर रहा है कि दूसरा कोटिलिडोन यहाँ पर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया। अदरवाइज डाइकोट और मोनोकोट के जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। मैंने आपको डाइकोट का एम्ब्रियो बना के दिखा दिया। अगर इस तरह से देखोगे तो ये डाइकोट का एम्ब्रियो कैसा है, बीन है, मतलब ये चना है। क्या है ये, चने का है। अब मैं आपको बताती हूँ मोनोकोट के एम्ब्रियो का एक सिंपल सा डायग्राम, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें तो बहुत डिफिकल्ट डायग्राम दिया हुआ है, तो वो हम नहीं बताने वाले। हम सिर्फ एक इजी से डायग्राम के थ्रू क्या समझने वाले हैं, यहाँ मोनोकोट के एम्ब्रियो को समझने वाले हैं। तो मोनोकोट का एम्ब्रियो बनाती हूँ बच्चों मैं यहाँ पे।
देखिए बच्चों, यहाँ पर ग्रास एम्ब्रियो को ही मोनोकोट एम्ब्रियो बोला जाता है या फिर मोनोकोट एम्ब्रियो को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रास एम्ब्रियो बोलते हैं। मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है, एक किसका, स्कूटेलम का या फिर एक कोटिलीडोन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मैंने पार्ट बनाया जिसको मैं बोल रही हूँ एपीब्लास्ट, कि डाइकोट और मोनोकोट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सिमिलर तरीके से हुआ है, एक जैसा ही हुआ है। लेकिन क्या हो गया है कि डाइकोट में दोनों के दोनों कोटिलीडोन डेवलप हो गए और मोनोकोट में सिर्फ सिंगल कोटिलीडोन क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। दूसरा कोटिलीडोन यहाँ पर बन जाता, लेकिन दूसरा कोटिलीडोन यहाँ पर नहीं बना। दूसरे कोटिलीडोन को डेवलप होने की जगह पर यहाँ क्या बनता है, एपीब्लास्ट बनता है। क्या बनता है, एपीब्लास्ट बनता है। मोनोकोट जो होते हैं उसमें सिंगल कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है और मोनोकोट के सिंगल कोटिलीडोन को हम टर्म यूज करते हैं कि इसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि मोनोकोट में जो सिंगल कोटिलीडोन का एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उस सिंगल कोटिलीडोन को हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस पे क्या हो रहा है, नोड प्रेजेंट है। नोड से हमने देखा था डाइकोट पर, डाइकोट एम्ब्रियो में जो नोड प्रेजेंट थी एम्ब्रियोनल एक्सिस पर, उससे क्या हो रहा था कि दो कोटिलीडोन का डेवलपमेंट हो रहा था। मोनोकोट में भी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से क्या होना चाहिए कि दो कोटिलीडोन का डेवलप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कोटिलीडोन का तो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, लेकिन दूसरे कोटिलीडोन की में क्या होता है, डेवलपमेंट होने की जगह एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। अब आपको पता है कि नोड के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, नोड का जो ऊपर अपर एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल, जबकि लोअर एंड को हम क्या बोलते हैं, अपर एंड को एपिकोटाइल, जबकि लोअर एंड को बोला जाता है हाइपोकोटाइल। ये एपिकोटाइल आगे जाके क्या करेगा, एपिकोटाइल का जो डिस्टल एंड होता है वो क्या होता है बच्चा, कि प्लूम्यूल होता है या फिर शूट अपेक्स होता है, जबकि हाइपोकोटाइल का डिस्टल एंड क्या होता है, रेडिकल होता है। और इस रेडिकल की टिप पर क्या प्रेजेंट होती है, रूट कैप का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा प्लूम्यूल के ऊपर आप देख सकते हैं, प्लूम्यूल के वहां पर लीफ प्रीमोर्डिया, क्या लीफ प्रीमोर्डिया भी डेवलप होते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो में या फिर ग्रास एम्ब्रियो में। प्लूम्यूल के ऊपर लीफ प्रीमोर्डिया डेवलप हो रहे हैं। लीफ प्रीमोर्डिया क्या होते हैं, लीफ लाइक, छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है लीफ प्रीमोर्डिया। अब यहाँ पर कंप्लीटली एपिकोटाइल जिसमें लीफ प्रीमोर्डिया और प्लूम्यूल वाला पार्ट प्रेजेंट है, और हाइपोकोटाइल जिसपे रेडिकल और जिसका लोअर एंड मतलब डिस्टल एंड रेडिकल है और उसकी टिप पर रूट कैप का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर एपिकोटाइल वाले पार्ट पर, नोड के अपर पार्ट पर, अपर एंड पर जो एपिकोटाइल है उस पर क्या होता है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो क्या करती है, शूट को या फिर डेवलप हो रहे प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, और इसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। एक खोखली सी पाइप जैसी होलो स्ट्रक्चर होती है, फोलियर स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। तो व्हाट इज कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल इज अ स्ट्रक्चर above the plumule to protect develop plumule or shoot apex। और यहाँ पर इसी तरह से ग्रास मोनोकोट में या फिर ग्रास एम्ब्रियो में क्या होता है, जो हाइपोकोटाइल जिसका डिस्टल एंड रेडिकल या रूट कैप है, रेडिकल और रूट कैप है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर भी एक आउटर क्या होती है, एक सेफेस्ट प्रोटेक्शन लेयर प्रेजेंट होती है, एक आउटर प्रोटेक्शन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोल रहे हैं कोलियोराइजा। तो अगर पूछ लिया जाए कि डाइकोट एम्ब्रियो से मोनोकोट का एम्ब्रियो किस तरह से अलग है, तो डाइकोट एम्ब्रियो से मोनोकोट का एम्ब्रियो कि भैया वहां पर दो कोटिलीडोन थे, यहाँ पर सिंगल कोटिलीडोन प्रेजेंट है जिसको स्कूटेलम बोल रहे हैं। और डाइकोट के एम्ब्रियो में हमें किसी भी तरह का कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल और रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा की सरफेस यानी कि एक प्रोटेक्शन लेयर जो थी वो देखने को नहीं मिली थी। ये सिर्फ कहाँ पर होता है, मोनोकोट के अंदर होता है, कि मोनोकोट में रेडिकल के ऊपर कोलियोराइजा की लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और प्लूम्यूल या शूट अपेक्स के ऊपर कोलियोप्टाइल की लेयर होती है। तो ये कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल कहाँ देखने को मिलेगी हमें, सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट या फिर ग्रास एम्ब्रियो में हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। हमने डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया है, मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया है, यानी कि एम्ब्रियो फाइनली एंड हो चुका है। हमने देख लिया कि एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीड के टाइप पढ़ने वाले हैं, फ्रूट के टाइप पढ़ने वाले हैं, एपोमिक्सिस,
पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस, काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो सिमिलर लगेंगी, लेकिन उसमें अंतर सिर्फ आपको मैं बताऊंगी, बहुत डिटेल में बताऊंगी और बिल्कुल इस चैप्टर को इजी बना के रख दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा है यहाँ पर आपसे एक आखिरी सवाल, और उस सवाल में अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उस एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें आ जाने वाली है। क्या होने वाली है? उस एक क्वेश्चन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ मेनी मियोटिक, मियोटिक का मतलब है मियोसिस से, ठीक है। तो हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर how many meiotic division are required for the formation of 100 seeds। अभी सीड ही बना के बैठे हैं हम। इन किस किस के अंदर? कैप्सेला या फिर वीट या फिर राइस एंड बीन एंड यहाँ पे किसको मैं मेज, ग्राम एंड पी, कि पी, ग्राम, मेज, राइस, वीट, बीन, कैप्सेला, इन सभी में से इन सभी के 100 बीज बनाने हैं हमें। कितने बनाने हैं? 100 सीड्स बनाने हैं। और उसके लिए हमें कितने मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट है? क्या है? मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट है। मियोटिक डिवीजन का मतलब मियोसिस की जरूरत है। कितने मियोसिस होंगे 100 सीड्स बनाने के लिए? अब आ जाइए मैदान में उतरिए, मैदान में उतरिए कि कितने बनाने हैं 100 सीड्स। तो 100 सीड्स बनाने के लिए आपको पता है कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 100 सीड बनाने तो कितने ओव्यूल चाहिए हमें? 100 ओव्यूल चाहिए। कितने ओव्यूल चाहिए बच्चों? हमें 100 ओव्यूल चाहिए। यानी कि ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और पूरा का पूरा ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि 100 सीड्स बनाने के लिए 100 एम्ब्रियो चाहिए। कितने चाहिए हमें? 100 सीड्स बनाने के लिए 100 एम्ब्रियो चाहिए, ठीक है। और 100 एम्ब्रियो बनाने के लिए 100 एम्ब्रियो बनाने हैं। तो एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से बनता है। तो कितने टोटल? 100 जाइगोट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? 100 जाइगोट चाहिए। और जाइगोट कैसे बनता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। यानी कि जाइगोट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि 100 तो चाहिए हमें एग सेल्स। क्या चाहिए? 100 चाहिए एग सेल्स और 100 ही हमें क्या चाहिए? मेल गैमेट चाहिए। क्या चाहिए? मेल गैमेट चाहिए। अब पहले बात करते हैं एग सेल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एग सेल के बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये लीजिए। एग सेल के बारे में बात करते हैं कि 100 एग सेल्स बनाने के लिए एग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो और एक एम्ब्रियो सेक में एक ही एग सेल प्रेजेंट होती है। तो 100 एग सेल बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? 100 एग सेल बनाने के लिए 100 क्या चाहिए हमें? एम्ब्रियो सेक चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? 100 एम्ब्रियो सेक चाहिए। कि एक एम्ब्रियो सेक में एक एग सेल प्रेजेंट होती है, तो 100 एम्ब्रियो सेक में 100 एग सेल प्रेजेंट होगी। और एम्ब्रियो सेक कहाँ प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है? आपको पता है फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनेगा? फंक्शनल मेगास्पोर के डेवलपमेंट से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि 100 एम्ब्रियो सेक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 100 फंक्शनल मेगास्पोर चाहिए। क्या चाहिए? 100 फंक्शनल मेगास्पोर चाहिए। क्या हुआ था? एक मेगास्पोर की अगर मैं बात करूं, मेगास्पोर में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर एक मेगास्पोर थी, इसमें क्या हुआ था?
माइटोसिस हुआ था। क्या हुआ था? माइटोसिस हुआ था। और एक फंक्शनल मेगास्पोर से क्या हो गए थे? 2 फंक्शनल मेगास्पोर का फंक्शन हो गया था यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ था? माइटोसिस अगेन, और यहाँ पर कितने? 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया था, 4 न्यूक्लियस बन गए थे, ठीक है। एक फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ था, सिर्फ यहाँ पे पहले क्या हुआ था? कैरियोकाइनेसिस हुआ था, तो क्या हो गए थे? 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था। फिर इन दोनों न्यूक्लियस में अगेन माइटोसिस होने से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया था, और इस 4 न्यूक्लियस में अगेन क्या हुआ था? माइटोसिस हुआ था, और टोटल हमारे कितने? 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था। क्या हुआ था? 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था, और इसमें 8 न्यूक्लियस बन जाने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ था? साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ था, और साइटोकाइनेसिस होने की वजह से सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स, और नीचे की तरफ क्या? हमारी 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल का फॉर्मेशन हुआ था। और इसको हमने क्या बोला था? कि ये है हमारा एम्ब्रियो सेक। क्या है? एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि 100 बीज चाहिए 100 सीड्स बनाने, 100 एम्ब्रियो लेके आओ। 100 एम्ब्रियो के लिए 100 जाइगोट चाहिए, 100 जाइगोट के लिए 100 एग सेल का फर्टिलाइजेशन होगा 100 मेल गैमेट से। तो पहले हम एग सेल को देखते हैं। एग सेल कहाँ से आई? कि एग सेल जो थी वो कहाँ से आई? कि वो 100 एम्ब्रियो सेक चाहिए पहले, तब जाके उसमें 100 एग सेल प्रेजेंट होगी। और 100 एम्ब्रियो सेक के लिए हमें क्या चाहिए? 100 फंक्शनल मेगास्पोर चाहिए। क्या चाहिए? कि एम्ब्रियो सेक कैसे बना था? एक फंक्शनल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ था, तो 100 फंक्शनल मेगास्पोर से 100 एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा। क्या हुआ था? कि एक फंक्शनल मेगास्पोर में पहले क्या हुआ था? कैरियोकाइनेसिस हुआ था, न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ था, फिर माइटोसिस हुआ, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर वापस से माइटोसिस हुआ, 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर अगेन माइटोसिस हुआ, 8 न्यूक्लियस बन गए, फिर क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ। इन 8 की 8 जो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे उनमें से एक एक सेंटर में आ गए, सेंट्रल सेल बनाई, और ऊपर की तरफ चेलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स, और नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पर एक तो एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से क्या 100 फंक्शनल मेगास्पोर से क्या हुआ था? हमारे 100 एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ से आई? कि ये फंक्शनल मेगास्पोर की अगर हम बात करें तो फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ से आई बच्चों? कि ये आई एमएमसी से। कहाँ से आई? एमएमसी। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुए? मियोसिस हुए। क्या हुए? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुआ तो क्या हुआ था? देखो इधर कि एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल थी, एमएमसी थी, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या हुए? कि इसमें हुए मियोसिस। आपको पता है जब भी एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है बच्चों? मियोसिस होता है। तो क्या होती है कि 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था वहां पे, 1 2 3 4 4। एक मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड थी उसमें मियोसिस होने से क्या हुए? कि यहाँ पर 4 हैप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। एक मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड थी उसमें मियोसिस होने से, जब भी कोई डिप्लॉइड सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है, तो 4 क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। उसमें से ये जो 3 थी ऊपर वाली, वो 3 क्या हो गई थी? डीजनरेटेड हो गई थी। लास्ट में चेलेजल एंड की तरफ एक क्या बचा था? हमारा एक सेल बची थी जिसको हमने बोला था फंक्शनल मेगास्पोर, चेलेजल मेगास्पोर या फिर चेलेजल फंक्शनल मेगास्पोर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एक मेगास्पोर मदर सेल की जरूरत है। एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए एक मेगास्पोर मदर सेल की जरूरत है। तो 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए क्या है क्वेश्चन मेरा? कि 100 फंक्शनल मेगास्पोर 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए कितनी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा? 100 मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। तो यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ मैं कि कितनी टोटल 100 मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुए? 100 टाइम्स क्या हुए? 100 टाइम्स यहाँ पर हुए मियोसिस, तब जाके 100 मियोसिस हुए एक
किसमें 100 मेगा स्पोर मदर सेल में 100 मियोसिस होने से 100 फंक्शनल मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, तब जाके एम्ब्रियो से एक बने और फिर एग सेल बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 100 मेल गैमेट के फॉर्मेशन की। तो 100 मेल गैमेट कहाँ से आएंगे कि 100 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए मैम आपको क्या चाहिए, 100 पोलन ग्रेन चाहिए। क्या चाहिए हमें कि 100 पोलन ग्रेन चाहिए, 100 पोलन ग्रेन। 100 पोलन ग्रेन थे, 100 पोलन ग्रेन चाहिए तब जाके 100 मेल गैमेट हमें मिलेंगे। अब ये 100 पोलन ग्रेन बने किससे, 100 पोलन ग्रेन बने हमारे पोलन मदर सेल से। किसमें, पोलन मदर सेल में क्या हुए हैं, जब मियोसिस हुआ है तब जाके क्या बने, हमारे 100 पोलन मदर सेल पोलन ग्रेन बने हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि PMC या MMC पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। और आपको पता है कि एक पोलन मदर सेल या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तब क्या होती है, 4 बनती हैं हमारे क्या, पोलन ग्रेन। 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उनके ऊपर एक्साइड वगैरह की लेयर बन जाती है तो उसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक PMC या MMC में क्या होता है, मियोसिस होता है। यही होता है जनरली, मियोसिस होता है तो क्या होता है कि 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। कितना होता है, 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे कितने चाहिए भैया, 100 पोलन ग्रेन चाहिए। क्या चाहिए, 100 पोलन ग्रेन चाहिए। पहले पोलन ग्रेन पे फोकस करो, 100 पोलन ग्रेन चाहिए। तो मुझे कितनी पोलन मदर सेल में डिवीजन करवाने होंगे, 25 पोलन मदर सेल में डिवीजन करवाने पड़ेंगे। तो 25 पोलन मदर सेल में कितनी बार डिवीजन करवाने पड़ेंगे, यानी कि एक सेल में, एक पोलन मदर सेल में एक मियोसिस करवाना पड़ेगा। तो 25 टोटल 25 पोलन मदर सेल में मुझे क्या करवाने पड़ेंगे, 25 मियोसिस करवाने पड़ेंगे, तब जाके 100 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों कि यहाँ पर टोटल 25 PMC में क्या हुआ है कि यहाँ पर टोटल 25 PMC में 25 मियोसिस हुए हैं। 25 पोलन मदर सेल में 25 मियोसिस होने से 100 पोलन ग्रेन बने। ठीक है, अब देखिए कि 100 पोलन ग्रेन में जब भी क्या होता है, आगे डिवीजन होता है, तो आपको पता है कि 100 पोलन ग्रेन से क्या होता है कि भैया एक पोलन मदर सेल में मियोसिस होने से 4 पोलन ग्रेन बने। ठीक है, तो 25 पोलन मदर सेल में हमने 25 मियोसिस करवाया। कितने, 25 में 25 मियोसिस, एक में एक मियोसिस, 25 में 25 मियोसिस, 100 पोलन ग्रेन बन गए। अब आपको पता है कि एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं एक मैच्योर पोलन ग्रेन में। तो यहाँ पर 100 पोलन ग्रेन, 100 पोलन ग्रेन में कितने, 100 पोलन ग्रेन में टोटल 200 क्या होंगे, मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे बच्चा, 200 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, जिनमें से 100 मेल गैमेट क्या करेंगे, 100 एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना लेंगे। और बाकी के यहाँ पर जो 100 मेल गैमेट और बचे हैं, ये 100 मेल गैमेट सिर्फ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाने से काम नहीं चलता ना, हमें एंडोस्पर्म भी चाहिए खाने दाने के लिए, तभी तो आगे डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनेगा। आज ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा है। तो 100 मेल गैमेट जो है बाकी के, वो क्या करते हैं कि ये जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ये बाकी के जो ये क्या करेंगे, 100 सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, 100 सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइज हो जाएंगे और क्या करेंगे ये कि 100 एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, 100 एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। हो गया, 100 एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इन कैप्सेला, व्हीट, राइस एंड ऑल। तो कितने मियोसिस पूछा है उसने, मियोसिस, मियोटिक का मतलब है मियोसिस डिवीजन। तो 100 मियोसिस तो होंगे मेगास्पोर मदर सेल में और 25 मियोसिस होंगे पोलन मदर सेल में। तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट आंसर इज कि टोटल 125 क्या होंगे, मियोसिस होंगे, तब जाके टोटल 125 मियोसिस, जिसमें से 100 मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल में और 25 मियोसिस पोलन मदर सेल में होंगे, तब जाके क्या बनेगा हमारा कि फाइनली हमारा बनेंगे 100 सीड्स। क्या बनेंगे बच्चों, 100 सीड्स। तो आंसर 125 था, लेकिन ये चाहती मैं तो पहले ही आपको बता देती, लेकिन आंसर रटने
से कुछ नहीं होगा, हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से है, कहाँ से आया। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए हमें कितने मियोसिस करवाने हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस करवाने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, मेल गैमेट के बारे में पूछ रहा है या फिर पोलन ग्रेन के बारे में पूछ रहा है। 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए 25 मियोसिस होंगे, 25 मियोसिस से क्या हो जाएंगे, 100 पोलन ग्रेन बन जाएंगे। लेकिन अगर वो पूछेगा क्या कि 100 मेल गैमेट, सिर्फ 100 मेल गैमेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। ये भी पूछ सकता है वो कि 100 फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, 100 फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने मियोसिस होंगे, तो 100 मियोसिस होंगे। अगर वो पूछ ले कुछ और क्वेश्चन, तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है। हमने क्या किया कि 100 सीड्स चाहिए थे, 100 एम्ब्रियो चाहिए 100 सीड बनाने के लिए। एम्ब्रियो के लिए जाइगोट चाहिए 100 जाइगोट के लिए 100 एग सेल और 100 मेल गैमेट चाहिए। 100 एग सेल्स के लिए 100 एम्ब्रियो सेक चाहिए फीमेल गैमेटोफाइट, और 100 एम्ब्रियो सेक के लिए 100 मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, सॉरी फंक्शनल मेगास्पोर चाहिए। और 100 फंक्शनल मेगास्पोर बनाने के लिए हमें 100 क्या चाहिए, मेगास्पोर मदर सेल चाहिए, क्योंकि एक मेगास्पोर मदर सेल में जब डिवीजन होता है तब क्या होता है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी आज की पूरी स्टोरी है जिसमें हमने अब तक जितना भी पढ़ा है, यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट हो गया, और यहाँ तक कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो सेक वगैरह सब बन गया, एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, हमारा सीड बन गया। उन सब से रिलेटेड हमने क्या किया है, आज कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी पढ़ी है, बहुत अच्छे से समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीड्स के टाइप के बारे में, फ्रूट के टाइप के बारे में, एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पिक, काफ़ी सारी आपकी अभी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी बची हुई है, टर्म्स बची हुई है, उन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।